हेलो गाइस, नमस्कार। कल हमने आपको वर्णमाला हम पढ़ाए थे आपको, तो उसी पर जो है 120 टॉप क्वेश्चंस आपके लिए ले आए हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़े तो उसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हल करिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। हिंदी में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो है या, र, ला, वा, शा है। या, रा, ला, वा है। देखिए, इसमें से पहले से टिक लगा है जिस किताब से लिए हैं। तो निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा है? ला। या, रा, ला, वा, 4 अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाएगी तो 4 होंगे, तो उसमें से ला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में थे कौन कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ हमने कल आपको बताया था, ई है, आ है, कि ऊ है, कि ए है। तो आ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। आ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। तो आ कंठ हो गया, और इचू ऐसा नाम तालु, तो ई क्या हो गया? तालु हो गया। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ण को कहा जाता है, यानी पंचम वर्ण का कार्य करता है। अब पंचम वर्ण में जैसे है आड़ा, ना, यवं गणनम जो है, तो अंगा, मा, ना, ड़ा, इस तरह। तो वो जो है अनुनासिक का काम करते, अरे वो विषय उसका अनुस्वार का काम करते हैं। 5वां वर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि मुंह से और नाक से, दोनों से निकलती है, क्योंकि ऐसे ऐसे कह रहा है ना कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी, अगर केवल नाक ही कहता तो नासिक हो जाता, लेकिन नाक से भी निकलती है, इसका मतलब है कि मुंह से तो निकलती है और नाक से भी निकलती है। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर अनु का मतलब यानी कि नाक का पीछा मुंह, अगर अनु लिखा है तो मुंह और नाक से, मुख और नाक से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा? अब संयुक्त का मतलब है कि दो अलग अलग जाति के जो है वर्ण जोड़े गए हों, तो वो संयुक्त। अब ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ये वो मिल कर के, तो ये जो है आ, जैसे आ में ये जुड़ा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया। अब ये क्या हो गया? संयुक्त। दो दो जो है वर्ण अलग अलग जुड़े हैं, तो ये संयुक्त हो गए। देखिए, हाँ देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत है? तो लृतु लसा नाम दंता होता है, दंत नहीं है पूछ रहा है। तो लृतु लसा नाम दंता, तो हम कैसे याद करेंगे? लृतु लसा नाम दंता है तो संस्कृत का, लेकिन ऐसे याद किए रहेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। तो तो यहाँ ये मत समझ लेना कि ला नहीं, अगर ली होगा तो दंत माना जाएगा। ऋतु कह रहा है, तो ता के जितने वर्ण हैं, जितने वर्ग हैं, तो यानी कि ता, था, दा, ये सब। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दंत वर्ण नहीं है? ता, था, दा, धा, ना। ऋतु लसा नाम दंता, यहाँ जो है ना होना था, या ना। तो ऋतु लसा नाम दंता, तो ये जो है ला दंत वर्ण नहीं है। हिंदी हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कल हमने पढ़ाया था कि जीभ के जो है जीभ का कितने आधार पर किया जाता है? तो 3, अग्र है, मध्य है, पश्चिम। हमने उसमें बताया था कि मध्य में केवल आप छोटा रख दीजिए, उसके बाद जितनी भी 3 की आकृतियों की जो है है, 3 की आकृतियाँ वाला है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, इस तरह वो सब हो जाएंगे पश्चिम में हो जाएंगे। बाकी ई और ए आए, ये सब के किस में हो जाएंगे? अग्र में हो जाएंगे।
तो इस तरह तो अग्र है, मध्य है, पश्च है, लेकिन विपरीत नहीं है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? हम आपको बताए थे कि पार्श्विक किसे कहते हैं? ला को कहते हैं। और अगर लुंठित पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रा। तो निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ला है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? अब देखिए, हमें ये भी जानना है कि कौन सा कंठ है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा दंत, उन वर्णों को हमें याद करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि टा, तो ऋतु रसाणाम क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो टा वर्ग यानी टा वर्ग के जितने वर्ण होंगे, उसके अलावा री होगा, श होगा, ये सब किस वर्ण में आएंगे? मूर्धन्य। तो टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो मूर्धन्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर बड़ा है कि ऊ है कि ए है कि ओ है? अब दीर्घ क्या है? ह्रस्व हमने कल 4 पढ़ा था। ह्रस्व हमने क्या पढ़ा था? कल 4 स्वर पढ़े थे हमने ह्रस्व। आ ई ऊ री, इस तरह के। तो उसी को अगर दोनों एक में जोड़ दिया जाए तो वही दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो बड़ा, बड़ी, इस तरह ये दीर्घ हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर ये तो सब ये गुण संधि में आएगा। चा, छा, ला, झा, ञा का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। अब जैसे इचु ऐसा नाम कह रहा है तो ई हो गया, और चू कह रहा है ना, तो चू यानी कि चा के जितने वर्ग हैं, यानी चा, छा, जा, झा, या, ये जो है किस वर्ग में आएंगे? तालु। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उच्चारण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा उच्चारण, ये क्वेश्चन इस तरह ये बार 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 पूछा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा यानी कि 24। 24 क्या है? महाप्राण है। और 135 क्या है? अल्प प्राण है। तो 135 कैसे समझेंगे? जैसे है का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये और ये देखिए, और ये यानी कि का, गा, अंगा, ये हो गए। तो ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है। तो 135 हो जाएंगे अल्प, वो जो है अल्प प्राण। और जो 24 यानी 2 बचे हैं, जैसे खा और घा, इनको बोलते समय मुंह ज़्यादा फैल रहा है। का अल्प प्राण है। खा, घा खुद बोल कर प्रयोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो हो जाएगा महाप्राण। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? अब संबल कैसी ध्वनि है? संपृक्त है कि युग्मक है कि संयुक्त है कि द्वित्व है? तो संपृक्त ध्वनि। अब संपृक्त युग्मक, संपृक्त उसको कहते हैं जैसे पा, पा के बाद जो है जितने वर्ड आते हैं उसके बाद अगर माँ होगा तो आधा हो जाएगा, यानी पा, फा, बा, भा, माँ, इस तरह। तो युग्मक, युग्मक किसे कहते हैं? जब 2 ही वर्ड, जैसे कच्चा, तो ये है युग्मक। और ये अलग है संबल, तो ये कैसी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि। युग्मक द्वित्व वही है, संयुक्त वही है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया था आपको 4 है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? कल पढ़ाया था हमने कि जैसे कभी कभी पूछता है कि लिपिबद्ध क्रमबद्ध चिन्हों को क्या कहा जाता है, या व्यवस्थित वर्णों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? आ ई है कि आहा है कि है कि री ऊ है? तो हमने बताया था कि आहा ना तो स्वर है ना व्यंजन है। इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन
ये स्वरों में गिनती इनकी नहीं होती सूर्य व्यंजन में। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ग का, मा का, भा का। तो ग क्या है? कंठ है। का खा गा घा अंग कंठ है। न ना ता था दा धा ना, यानी कि वो दंत है। और म ओष्ठ है। पा फा बा भा मा। तो चा छा जा झा या इचू ऐसा नाम तालु। ये जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, अभी वही बताए थे। तो वो आगत हैं कि ऊष्म है कि अंतस्थ हैं कि अयोगवाह हैं? तो क्या है? आगत हैं जो अरबी फारसी और अंग्रेजी से आए हुए हैं, और ऊष्म है जो है शाशा, ये सब। अंतस्थ हैं यार अलावा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने में? 2, घोष और अघोष। जीवा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो वर्ष से कहा जाता है। वर्ष से। जैसे जीभ जो ऊपर के दांत हैं उनके जस्ट बगल मसूड़े के ऊपर वाले मसूड़े को ही वर्ष से कहा जाता है। तो जब जीवा की नोक दांतों के पंक्ति के सामने वाले भाग को छूती है, यानी अंदर से ही सामने वाले भाग को, तो वह है वर्ष। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि में मूर्धा भी है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लता नाम दंता। दंतोष्ट व और फा को कहा जाता है दंतोष्ट। और कंठध्वनि भी है, लेकिन कौन सी ध्वनि नहीं है? ग्रीवा नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? कल हमने बताया था कि ध्वनि जो है वो मौखिक है, और अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जाए, अगर लघुत्तम इकाई केवल पूछा जाए तो वर्ण होगी, और अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है? किसमें? यानी दीर्घ स्वर जो होते हैं उससे भी अधिक, यानी कि 3 गुना समय लगता है। अनुस्वार में, अनुनासिक में, हर्ष में कि प्लुत में? तो प्लुत में। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्तनी के वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, जैसे अलग अलग दिखाया जाए तो वो वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब बिल्कुल अलग कर दिया जाए, यानी संधि विच्छेद जैसे पढ़ते हैं वैसे कर दिया जाए, वही है विच्छेद। तो वर्णों का विच्छेद करना है तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा। संधि का विच्छेद करना होता तो संधि विच्छेद हो जाता। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अब 25 कौन से हैं? जैसे ऊ चू टू तू पू, इस तरह याद कर लीजिए कि का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, ता से ता वर्ग, इस तरह। तो ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। स्वर जैसे का, खा, गा, घा, अंगा 5 हो गए ना, तो ये का वर्ग का हो गया। अब खा वर्ग का, अरे वो का खा चा, चा छा जा झाइया, ता ता टा ठा डा ता ता पा फा बा मा या रा पा फा बा मा, 5 लाइन हो जाएगी। तो 5 वर्ड होते हैं, तो पचम 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर ए आए का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए रटने से काम नहीं चलेगा, इसको समझिए, क्योंकि वर्णमाला हमारा क्या है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो कंठ तालव्य, यानी ये दोनों कंठ भी हैं और तालु भी हैं। तो कंठ में क्या आएगा? आ। तो देखिए ई धन आ, ये आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आ कंठ है और ई क्या है? तालु है। तो ये हो गए कंठ तालव्य। हिंदी शब्दों का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है?
तो का के बाद क्या आता है? छ। का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? छ आता है। अब देखिए इसमें दंत वर्ण कौन सा है? तो ऋतु लशा नाम दंता। तो ये छोटा सा कैसा वर्ण है? दंत वर्ण है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन है? हमने बताया था आपको अनुनासिक, जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाए। तो म। ला और शा ऋतु लसा नाम दंता है, यानी कि दंत वर्ग का है। ला और शा दंत वर्ग है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है कि अनुस्वार की सहायता से, कि अनुनासिक की सहायता से, कि बिना किसी की सहायता से? तो स्वर जो है वो किसी की सहायता नहीं लेता। व्यंजन में तो स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वर बिना किसी की सहायता से होता है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उत्क्षिप्त है, पार्श्विक है उसमें, लेकिन सघोष नहीं है। ये प्राणवायु के आधार पर है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है ह्रस्व से 2 गुना, उनको क्या कहते हैं? गुरु। यानी कि 2 गुना समय, ह्रस्व माने छोटा होता है और जो है 2 गुना समय लग रहा है तो गुरु यानी बड़ा हो जाएगा। जिस व्यंजन वर्ण ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? कांकल्य। हाँ, कांकल्य। और कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि कांकल्य वर्ण कौन सा है? तो वो हा ही है। कांकल्य वर्ण केवल यही हा है। तो जिन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? तो कैसे हैं? कांकल्य। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर में जो है प्लुत भी आते हैं, ह्रस्व भी आते हैं, लेकिन द्वित तो नहीं आते हैं। यहाँ क्रिया आ गया है, यहाँ ह्रस्व, यहाँ दीर्घ होना था। तो प्लुत आते हैं, स्वर आते हैं, दीर्घ आते हैं, लेकिन द्वित तो नहीं आते। उद्यान, इस तरह वर्ण विच्छेद भी आते हैं। इनको भी एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो इन्हें हम अलग कैसे? जैसे उद्यान है तो उ, उ, द, द्या लिखा है ना, तो दा है प्लस या है, द्या कह रहा है ना, या प्लस आ प्लस न प्लस प्लस जो है आ। तो उद्यान का होगा द्या। इतना ध्यान रखिए, द्या। जैसे उ, दा, या दा आधा रहेगा, फिर या आ जाएगा, फिर बड़ा आ फिर ना आधा हो जाएगा, फिर वही स्वर जो है स्वर हमेशा पूरा रहेगा। तो उद्यान का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? आ मूल स्वर है, ई है, ऊ है, लेकिन ओ नहीं है, क्योंकि ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ। तो ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये गुण संधि, ये यानी कि गुण संधि स्वर है, ये दीर्घ नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर, तो ये देखिए, ये री जो है संयुक्त नहीं है, इसमें आ संयुक्त नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं संयुक्त, जो स्वर स्वर से मिला है वो संयुक्त नहीं है, वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ जो एक ही स्वर से मिलकर बना है तो दीर्घ हो जाएंगे, वो संयुक्त नहीं होंगी। अब जैसे ए में आ ई ए हो गया, आ ई ए हो गया, आ ओ हो गया, आ ओ बड़ा ओ हो गया, इस तरह। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। जीवा के आधार पर, ये हमारी जीवा है, ये हो गया मध्य भाग, ये हो गया पश्च भाग, ये हो गया अग्र भाग।
अब मध्य में हम केवल आ को रखते हैं, बाकी 3 की आकृति की भांति छोटा आ को छोड़ करके जितनी है वो पश्च में रख दी जाएँगी। जैसे बड़ा, ओ, बड़ा ओ, आओ, ये हो जाएगा पश्च में, और अग्र में ई, ऐ, इस तरह। तो ये हो जाएँगे। अर्धविवृत स्वर कौन-सा है? अब आसानी से अगर समझिए तो विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। तो आ और ई मिलकर के क्या बनता है? आ, ई, ए। तो ये क्या हो जाएगा? अर्धविवृत। ये अर्धविवृत होगा और ये वाला अर्धसमृत होगा, क्योंकि समृत माने हल्का सा खुला हुआ यानी कि बंद हुआ, तो ए भी अर्ध में ही आएगा। और अगर विवृत पूछा जाए तो विवृत में बड़ा आ जाएगा। विवृत में कौन आ जाएगा? बड़ा आ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से होती है तो निरअनुनासिक। ना इसमें अनुनासिक में तो नाक और मुख दोनों होता है, लेकिन निरानुनासिक यानी कि बिल्कुल नाक के बिना, तो केवल मुख से। बिल्कुल नाक के बिना यानी नाक रहित, तो केवल मुख से। निरानुनासिक इसमें जो है 2 ना रहेगा साथ में, 3 ना, तो समझ लीजिए केवल मुख से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो कैसा है? अभी हमने बताया था, यह है पश्च समृत। होठों की आकृति के आधार पे कौन सा आवृत मुखी है? अब वृत्त माने होता है खुला हुआ, वृत्त माने खुला हुआ। तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो आवृत, आवृत्त माने कम खुला हुआ। तो ई क्या है? ई, ऐसे बोलिए ई, तो इसमें मुख नहीं खुलता तो आवृत हो जाएगा। ई क्या है? अवृत स्वर है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो आ, छोटा आ कंठ है। निम्न में से ओष्ठ क्या है? तो उपो उपाधिमानिया, यानी उपाधिमानिया कहने का मतलब ऊ और पा वर्ग के जितने हैं, यानी कि चाहे छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, और पा वर्ग, ये ओष्ठ में आते हैं, ओष्ठ वर्ग में। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ आ और ई, आय हो जाएगा। तो ये कंठ तालव्य है। आय के उच्चारण में और किसकी सहायता से? आय मतलब ये पूछ रहा है कि आय का उच्चारण किसकी किसकी सहायता से होता है? तो किसकी सहायता से? कंठ। अभी हमने बताया आपको कि आ और ई मिलकर के ए होता है। तो ये हो जाएगा कंठ और तालु। ई, इचू ऐसा नाम तालु, ये देखो इचू ऐसा नाम तालु कहने का मतलब दोनों ई और चा छा जा झा इया, उसका पूरा वर्ग, तो इचू ऐसा नाम तालु। निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है तो संभालना। देखो संभव बिल्कुल नाक है, संभावित जो बिल्कुल खड़ा जाए, संभावित, संभावना, और ये हो गया संभालना। तो यहाँ अनुनासिकता है। अनुनासिकता यानी मुख और नाक दोनों का प्रयोग है संभालना में। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का खा, आसान है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत है? तो ऋतु लसानाम दंता। कौन सा दंत है? तो ला है। निम्न में से अच्छा हाँ, ऋतु लसा नाम दंता यानी ला है। हिंदी में शा यानी कि तालव्य, इसको तालव्य शा कहते हैं, तालव्य, इसको तालव्य कहते हैं, और इसको मूर्धन्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, और इसको दंतिसा कहते हैं। वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हिंदी की श ध्वनि है, तो ये तालव्य है। तालव्य व्यंजन है इचु ऐसा नाम तालु चा छा जा झा निया। निम्न में से दंत है ऋतु लसा नाम दंता ला, इसमें ला है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? देखिए
का र ल ह, या शा द र, हा शा र बा। अब देखिए इसमें का तो है, लेकिन रा और ला क्या है, ये जो है अंतस्थ हैं, और ये या रा ला वा ये अंतस्थ हैं, और हा क्या है, ये ऊष्म है। तो इसमें पूरा स्पर्श व्यंजन का नहीं है। ये इसमें या देखिए, या जो है अंतस्थ का है, शा ऊष्म का है। मान लीजिए जो है दा है, लेकिन रा फिर उसका है उसका अंतस्थ का हो गया। इसमें हा देखिए, हा मान लीजिए हा जो है कंठ है, लेकिन स्पर्श में नहीं आएगा। शा है, रा है, बा इसमें नहीं है। इसमें बा मान लीजिए कंठ है, बाकी और नहीं है। और इसमें का कंठ है, चा है, पू चू टू तू पू जैसे हमने बताया है। तो का है, चा है, और पा है, और दा ता था दा, ये स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यारा लावा हुआ है। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो अंतस्थ हैं। अच्छा, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए, इनसे आपको परीक्षा में इनकी मुलाकात आपकी जरूर होगी। छा वर्ग किसके योग से बनता है, तो का और शा, इसमें आधा का होता है और सा होता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से होता है, तो जा देखिए, ज्या, बहुत लोग कहते हैं ज्या ज्ञा को, तो जा हो गया और इया हो गया, ज्या, तो जा और इया से बनेगा ये। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो चा छा जा झा, ये संघर्षी व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, चा वर्ण के जितने जो है व्यंजन है वो संघर्षी है। निम्न में से अल्प प्राण क्या है, तो अभी हमने बताया था 100 जो है 135 अल्प प्राण है, और 24 महाप्राण है। अल्प प्राण में स्वर भी, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो वही का खा, खा महाप्राण है, घा महाप्राण है, ठा महाप्राण है। ये सब दूसरे दूसरे वर्ण हैं। हमने बताया आपको 24, तो यानी दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। और घा गा है अल्प प्राण। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है, च ज या, ये पहला जो है अल्प प्राण ही होता है। सभी महाप्राण है, देखो खा छा ठा, देखिए का के बाद खा आया दूसरा है, चा के बाद छा आया दूसरा है, टा के बाद ठा आया ये दूसरा है। तो दूसरे व्यंजन जो होते हैं महाप्राण। और इसमें चा पहला वर्ड है, तो अल्प प्राण एक हो गया, धा महा हो गया, टा ठा डा डा तीसरा है, तो ये अल्प प्राण हो गया। या अल्प है, ता था दा अल्प हो गया, घा महा हो गया, माँ अल्प हो गया, शा महा हो गया, ता था दा धा, ये महाप्राण हो गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है सभी महाप्राण, तो इसमें सभी है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन सभी महाप्राण हो गया। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो दूसरा और चौथा। इसलिए बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं उसके नियम। सा घोष कौन है, अब घोष कौन है, सा घोष, तो घोष देखिए पहला और दूसरा वर्ण होता है। घोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा वर्ण। सघोष वर्ण कौन सा है, पा है, था है, बा है, शा है। अब सघोष अघोष जो होते हैं, अघोष और सघोष, तो अघोष जो है आगे के दो वर्ण होते हैं, जैसे पा फा, ये आगे के वर्ण हैं। सघोष में स्वर भी आते हैं, 11 स्वर भी आते हैं और अंतस्थ भी आते हैं। तो ये जो है ये पहला पहला दूसरा ये होगा आघोष, आघोष होगा। तीसरा चौथा और पांचवा क्या होगा, सघोष होगा। तो ये देखो, देखिए पा फा बा, ये तीसरा वर्ड आ गया, इसलिए ये क्या है, सघोष है। उसके बाद है कांकल्य वर्ण। कांकल्य हा, कांकल्य वर्ण कौन सा है, हा, जो बिल्कुल कंठ से निकलता है, कांकल्य कंपन करके।
रा का विवरण है। रा को वत्स भी कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है, सघोष भी कहा जाता है, अल्प प्राण भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए, इसमें से ये छाँटना है कि ये चारों में से वो स्पर्श भी हो, कंठ भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तुक्का देखिए, का कंठ है लेकिन महाप्राण नहीं है, क्योंकि 135 जो है क्योंकि 1, 2 अल्प प्राण होते हैं 135। और उसके बाद ग, ये भी अल्प प्राण है। इसमें पूछा जा रहा है महाप्राण, तो सबसे पहले हम महाप्राण ढूंढेंगे। चलिए महाप्राण ढूंढ लिए। अब महाप्राण में ही का, खा, गा, घा। अब घा महाप्राण में ये दोनों है, खा है और घा भी है। तो अब हमें अघोष ढूंढना है। तो अघोष में केवल 2 ही वर्ण आते हैं, पहला और दूसरा। तो ये खा है, ये अघोष, यानी कि इसमें चारों क्वालिटी हैं, इसलिए ये सही है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वहाँ क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाते हैं? युग्मक। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि जैसे संबल है तो इसमें माँ अलग है, बा अलग है, तो ये हो गया संपृक्त ध्वनि। युग्मक में दोनों ध्वनियाँ, जैसे कच्चा है तो चा चा 2 हो गया, तो ये हो गया युग्मक। बिना शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुस्वार कहते हैं कि अयोगवाह कहते हैं कि अंतस्थ कहते हैं कि अकारांत कहते हैं? तो अनुस्वार तो ऊपर अंक बिंदु आती है, अयोगवाह जो अंगाहा है, अंतस्थ यारा लावा है, अकारांत जो यानी कह रहा अंत में आ हो तो अकारांत। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है? ये 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन पहले आएगा? तो आँख बड़ा, जैसे एक नियम है कि पहले अंक बिंदु आती है, उसके बाद चंद्र बिंदु आती है। तो अगर अंक होता तो वो पहले आता, लेकिन इसमें चंद्र आ गई है तो ये पहले आएगा। दृघ का वर्ण विच्छेदन करना है, तो दृघ दा है तो दा हमने पहले लिख लिया। अब दा री को अलग करेंगे तो दा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, फिर री लिख लिया। फिर गा कह रहा है, फिर गा को आधा लिख लिया, फिर उसमें से जो है स्वर को अलग कर दिया, गा प्लस आ, तो दा री गा आ। इसमें से ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो 52 है, तो सब लोग जानते हैं। हिंदी में बड़ा आ स्वर को क्या माना जाता है? विवृत माना जाता है, अर्धविवृत की अर्धसमृत की समृत। तो हमने आपको बताया है कि बड़ा जिसमें पूरा मुंह खुल जाए गोले की तरह, वो हो जाएगा विपरीत। जिसमें बिल्कुल मुंह ना खुले समृत, यानी कि हल्का सा सिर्फ खुले। और अर्ध विपरीत जिसमें थोड़ा खुले, अर्ध समृत जिसमें बिल्कुल थोड़ा भी ना खुले। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद रहता है वो क्या है? विवृत स्वर है कि अर्ध विवृत है कि समृत है कि अर्ध समृत है? मुख प्रायः बंद ही रहता है तो कौन सा है? समृत है। नाद के आधार पर व्यंजन, नाद मतलब घोष, तो नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? तो घोष हैं और अघोष है, सघोष है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम क्या है? उऋण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान। अब हमें इसको पता लगाना है। तो उऋण तो दोनों में है। अब उऋण यानी सबसे पहले ऊ ही आएगा, री बाद में आता है, तो दोनों में ऊ आ रहा है। अब 2 तो ऐसे कट गए, ऊ आ रहा है। अब उसके बाद उऋण दोनों में है, ऋषि दोनों में है, ग्रीष्म। अब गा इसमें भी है और गा इसमें जा है। ज्ञान को ज्या पढ़ा जाता है ना, जा प्लस ई यहाँ ज्या हो जाता है। तो गा के बाद ई आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, ई पहले आती है, जा के बाद पहले आती है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये। हिंदी शब्दकोश इनमें में से कौन सा शब्द सबसे पहले आया है? तो क्षमा। क्षमा क्यों आया? क्योंकि इसमें का पहले आएगा, इसीलिए क्षमा। और सब में दा है, पा है और का सबसे पहले आता है, और छा को अलग करेंगे तो जो है ऐसे आएगा प्लस। तो ये इस तरह निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है।
1, 3, 5 हमने बताया था आपको। या हुआ अर्धस्वर है, रा अंतस्थ भी है, अर्धस्वर भी है, और शा 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 ये अल्प प्राण नहीं है। ये जो है या रा लावा अल्प प्राण है। अंतस्थ यही आप हमें अभी हमने आपको बताया या रा लावा है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? अढ़ा उत्क्षिप्त वर्ण है, मा स्पर्श व्यंजन है, शा संघर्षी व्यंजन है, हा अल्प प्राण है। तो अढ़ा उत्क्षिप्त है, ये बात सही है। माँ स्पर्श व्यंजन ये भी सही है, श संघर्षी है ये भी सही है, लेकिन हा अल्प नहीं है बल्कि महाप्राण है। महाप्राण है और कांकल्य व्यंजन है, काकल्य। हिंदी वर्णमाला किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? हमने आपको बताया था ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री रा आ गया, ड़ा आ गया, शा आ गया, टा आ गया, तो ऋषु रसाणाम ऋतु रसाणाम मूर्धा ये हो गया मूर्ध। हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारण इनमें जो है क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उच्चारण से लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो बोध होते हैं। ऊ और ऊ परस्पर सवर्ण है, सही है। ओ और आओ भी सवर्ण है, ये नहीं है, क्योंकि आ और ऊ ये सवर्ण नहीं है। सवर्ण मतलब एक ही, जैसे आ और आ होता तो सवर्ण, एक ही तरह के वर्ड सवर्ण है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। इसमें 85 है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो का वर्ग हा तथा आ कंठे वर्ग माने जाते हैं, सही बात है। चा समस्त स्वर अघोष होते हैं, ये गलत है। अघोष नहीं बल्कि सघोष होते हैं। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ढ़ा ढा उत्क्षिप्त व्यंजन, ये तीनों सही है, ये गलत है। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखिए था चा फा ये हैं, का ठा मा ये हैं, घा झा घा पा ये हैं, लेकिन गा जा या चा या इसमें आ गया अंतस्थ, इसलिए स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आ कंठ ध्वनि, बड़ा आ दीर्घ स्वर, ई मूल स्वर, सही है। ई संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर जैसे आ और ई अलग अलग होते और ये बनता तो वो संयुक्त होता, ये संयुक्त नहीं बल्कि दीर्घ है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण करते समय तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों, यानी जो तीन वर्ण दिए गए हैं, ता है, था है, शा, तो ऋतु लशा नाम दंता आएगा, लेकिन जबकि शा ये चू यशा नाम ता ये तालु में आएगा, इसलिए शा भिन्न है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है। अब छा, छा कैसे बनता है? का और प्लस शा, ये छा बनेगा, चलिए ये सही है। त्रा और रा, त्रा बनेगा, ये भी सही है। गा या नहीं बनेगा, ये जा और या, इसको जा पढ़ा जाता है। और शा और रा, शा और रा, और श्रा बनेगा, सही है। इनमें से किस विकल्प में घोष नहीं है? को का तापा में घोष नहीं है। इसमें घोष है, झ घोष है, इसमें जो है टा ठा डा, डा घोष है, इसमें ता था दा, दा इसमें घोष है, इसमें जो है कोई भी घोष नहीं है, ये सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं, ये गलत है, जबकि स्वर के यहाँ सघोष है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा, ठीक, ऋतु रसाणाम मूर्धा। या और वह अर्ध स्वर, सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं, सही है। व्यंजनों वर्ण के उच्चारण के स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, ये गलत। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। उच्चारण की दृष्टि ओष्ठो उपपद मानिया ओष्ठा सही है। विसर्ग की गणना नासिक में की जाती है, गलत है।
तो इसमें कौन सा सही है? उच्चारण की दृष्टि ऊ ओष्ठ होते हैं। इनमें से कौन सा स्वर परस्पर सवर्ण जाति का है? तो आई, ए, उ। ये दोनों एक ही तरह है। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है, इसलिए ये सजातीय हैं। इनका मतलब बोलने का स्थान एक ही है, इसलिए ये क्या है? सजातीय व्यंजन है। इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? तो अड़ा, फा, रा, ला। तो इनमें कौन सा है? अड़ा। निम्न शब्दकोश की दृष्टि से उत्कंठा का सही क्रम क्या है? दृष्टि से शब्दों का सही क्रम क्या है? उत्कंठा है, उत्क्षिप्त है, उद्योग है और उद्वेग है। उत्कंठा उत्क्षिप्त है, ये देखिए उत्कंठा उत्क्षिप्त यानी जिसमें वो रहता है अंक बिंदु पहले रहेगी तो वही माना जाएगा। तो इसमें ये दोनों है, समान है। ये तो दोनों कट गए क्योंकि इनमें अंक बिंदु नहीं है, इसमें पहले अंक बिंदु है। उत्क्षिप्त हो गए। अब उद्योग और उद्वेग में देखना है, तो उ प्लस दा प्लस या ये आया और इसमें उ प्लस उद आ। तो इसमें कौन सा सही है? यही यही सही है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम है तो कंठस्थ है, कमल है, कलंक है, कलई है। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आता है? तो गुरु। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ग्लान, ये मतलब ये कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्दकोश पहले आएगा। तो चार है, ग्लान है, ग्रहण है, गुरु है, गृहीत है। तो ग्लान है तो पहले ग हम लिखेंगे, आधा ही है, फिर ला आ जाएगा और इसमें पहले ग आएगा फिर रा आएगा, इसमें ऊ आएगा। देखिए ऊ स्वर पहले आ गया इसलिए ये। निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो ही में री आ रहा है, ये आएगा। हा में आ रहा है, ये आएगा। हिरी यानी ही में री आ रहा है तो पहले हा आ, पहले आ आएगा फिर री, इस तरह हरास सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें रा आ रहा है। इनमें निम्न में से किस विकल्प में तालव्य इचु ऐसा नाम तालु? अनुनासिक जो यमंगड़नम, ये कैसी है? नासिक ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसमें गलत कथन है? हिंदी शब्दकोश में ता के आरंभ होने वाले सब शब्दों में ज्ञा से आरंभ होने वाले शब्द आते, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी के दो व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते। किस क्रम में विवृत है? तो बड़ा विवृत है। किस क्रम में आघोष है? तो ता और था यानी पहला और दूसरा क्या होता है? आघोष। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? खा कंठ है, महाप्राण है और अघोष सही है। ताल चा अल्प प्राण है, आघोष है। ता घा जो है, ता था दंत्य है, महाप्राण है और साघोष है। बा ओष्ठ है, महाप्राण है। पा फा बा, बा महाप्राण नहीं है बल्कि अल्प प्राण है। 135 अल्प प्राण होते हैं। यदि नीचे के होंठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस धुन के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो ख कह के देखिए होंठ का काम ही नहीं लग रहा। घा होंठ का काम नहीं है। ला लेकिन बा कहेंगे तो बा, तो बा जो है बिना होंठ मिले कह ही नहीं सकते, इसलिए बा को जो है बा की ध्वनि करने में कठिनाई होगी। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? द्वित्व का मतलब दो ही वर्ड एक तरह के, जैसे कुत्ता, ता में ता आधा भी है पूरा भी है। गा है, गा आधा भी है पूरा भी है। चप आधा भी है पूरा, लेकिन वल्गा ये अलग हो गया। ला अलग है, गा अलग है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? तो पढ़ाई, पढ़ा ढ़ा दो ही हैं, वो जहाँ लगे रहेंगे वहीं उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा। अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ? आई और आओ। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो वर्ग, व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, अघोष और सघोष। किस क्रम में सघोष महाप्राण कांकल्य है? तो कांकल्य ही पकड़ लीजिए लास्ट में, कांकल्य केवल एक ही वर्ड है। किस वर्ग में डाढ़ा के लिए सटीक बात कही गई है? उत्क्षिप्त
तमोर्धन्य व्यंजन। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड का शा सही है, तारा सही है, शारा सही है, गा यानी ज्या जा यहाँ होगा। इनमें से संघर्षी कौन सा है? तो शा है। तो आज